हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को दोस्तों गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गणपति बप्पा से प्रे कीजिए कि आप लोगों को सिलेक्शन इसी साल दिला दें। शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर आज का, लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लेंगे 1 मिनट में। सबसे पहले तो 8वीं बार एशिया क्रिकेट कप का खिताब किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है। और पीएम मोदी ने 17 सितंबर को पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सुखोई SU-30 MKI विमान खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 12 खरीद रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर एसओ भूम का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में। नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में K2-18b नाम से एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जहां पर मीथेन और CO2 की उपस्थिति का पता चला है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। प्रसिद्ध लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अभी ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया ऋतिक रोशन को। और अभी हाल में कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है UPAG। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये शुरू हो गया है बेलग्रेड सर्बिया में। और भारत के एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसने फ्रांस के साथ 10 एयरवेज विमान खरीदने के लिए डील करी हुई है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिनका आपने किया सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन। ये कल का करंट अफेयर था। अब आज की करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर दोस्तों इसकी क्विज भी दी जाती है। क्विज जो है ये रैंडम ऑप्शन के साथ दी जा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको सॉल्व करने में। आप लोग इसको जरूर सॉल्व किया करो, और जो भी स्कोर आए, जो भी रैंक आए, उसको आप लोग ग्रुप्स में शेयर जरूर किया करो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एमजेटी ऐप पर क्विज पा जाएंगे। पीडीएफ भी इसकी वहीं पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, डिटेल वाली। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन किया? तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन दोस्तों मध्य प्रदेश ने किया है। देखिए, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना शुरू किया था। अब मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू किया गया है, यानी एक और योजना मिलता जुलता नाम से, लेकिन ये आवासीय योजना है, आवास के लिए है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। तो मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के, इन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य यही है कि जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है उनको पक्के छत वाले मकान प्रोवाइड कराना। ठीक है ना, यानी आवासीय सुविधा है तो आवास बनाने में हेल्प की जा सकती है और आवास प्रदान किए जा सकते हैं। और भी इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखी है जिसको इसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। जैसे जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी है, और जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखी है जिनको जिनको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। तो अब ये मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, लाडली बहना योजना को के तहत ये जो बहनों को 1,000 रुपए मासिक देते हैं वित्तीय सहायता, अब ये बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिए हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला गया है। उज्जैन में महाकाल लोक का भी उद्घाटन किया गया था, याद होगा आपको, महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य है, 785 बाघ यहाँ पर है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। देश का पहला सोलर सिटी ये सांची में बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कर्क रेखा पर स्थित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने शुरू की थी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना इन्होंने अभी हाल ही में शुरू की थी। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे करंट अफेयर से, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश रिसेंटली चर्चे में रहा था। मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में आपको बिल्कुल मध्य में दिख जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे ज्यादा यहाँ पर नेशनल पार्क है और सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। 12 नेशनल पार्क अकेले मध्य प्रदेश में है केवल। ठीक है, माधव, वन विहार और पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुनो नेशनल पार्क में ही चीते लाए गए हैं। किसमें चीते लाए गए हैं? कुनो नेशनल पार्क में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिलों की संख्या यहाँ पर 53 है, 53 जिले हैं।
कमेंट करके बताओ। कल की लाइव क्लास में मैंने बताया था ना, शाम वाली लाइव क्लास में, कि 53वां जिला कौन सा बना है। कमेंट करके बताइए 53वां जिला कौन सा बना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, शाम को डेली लाइव क्लास आपका रिवीजन कराया जा रहा है लाइव क्लास के माध्यम से, जनवरी से सितंबर तक का। तो आप लोग डेली 6 बजे शाम को जुड़िए, उसमें आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता चलेगा जनवरी से लेकर के। अभी हम लोग मार्च तक पहुंचे हुए हैं, है ना। तो आप जुड़िए क्लास से, और पिछली जो 3-4 क्लासेस हुई हैं उनको जाकर के प्लेलिस्ट में देख डालिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। 230 यहाँ विधानसभा सीटें जाती हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, पेमा खांडू जी, इन्होंने इस योजना का घोषणा किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, आजकल योजनाओं की घोषणाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इन सभी योजनाओं को मैं आपको हर दिन दिखाता हूं। जो भी राज्य आता है उनसे रिलेटेड जो योजनाएं रहती हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं, सब दिखाता हूं। आप इसको नोट डाउन करते चलो प्रॉपर तरीके से, या फिर एक फोल्डर बना लो, डेली पीडीएफ ये भेजी जाती है, उस डेली पीडीएफ को स्टोर करो, और डेली हफ्ते में एक बार रिकॉल जरूर कर लो, ठीक है ना। वैसे तो मंथली वगैरह वीडियो आती है, तो मंथली की वीडियो भी आप देख करके रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे डेली करंट अफेयर से सबसे ज्यादा, क्योंकि कंटेंट डेली करंट अफेयर में रहता है, तो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टोर करते चलो और उसको रिवीजन करते चलो। जो लोग ई बुक ले सकते हैं, ई बुक लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो योजनाएं बहुत आ रही हैं, योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पेमा खांडू ने इसे शुरू किया है। नाम से स्पष्ट है, श्रमिक कल्याण योजना है, तो श्रमिकों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए ये योजना है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत देखो, मातृत्व परिवारों के लिए मातृत्व लाभ 1,000 रुपए से बढ़ा करके 6,000 रुपए कर दिया गया है श्रमिकों के परिवारों को। और प्राकृतिक अगर मृत्यु हो जाती है, कोई प्राकृतिक वजह से मृत्यु होती है, तो उसके लिए मुआवजा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और दुर्घटना में मृत्यु अगर होती है तो 1 लाख से 4 लाख रुपए तक का कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की योजना थी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। दोस्तों, एक ये पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्व में स्थित है ये। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक नई नियुक्ति हुई है, इनका नाम आप याद रखेंगे। संगस्तर झील यहाँ पर है। नामदफा अभ्यारण्य बहुत पूछा जाता है, नामदफा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा महोत्सव में नवाचार महोत्सव होता है। बुइया छालो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। 25 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। ये अपना बॉर्डर इधर लगाता है नागालैंड से, इधर लगाता है असम से, बाकी ऊपर ये लगाता है किससे? तिब्बत से, और इधर भूटान से, ठीक है। आगे, केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर बात करें हम लोग, तो पिछले दिनों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही उनको रिकॉल कर लेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना मैंने आपको बताया था अभी। पीएम श्री योजना के बारे में कल भी बताया गया था। मिष्टी और अमृत धरोहर योजना केंद्र सरकार ने शुरू की आर्द्र भूमि और मैग्रेव के लिए। अटल वयो अभ्युदय योजना यानी अव्यय योजना, ये भी बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा विवाद से विश्वास योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए शुरू किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी योजना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया। और अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कारोबारों, शिल्पकारों और आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए 18 प्रकार के विश्वकर्मा जनों को, मतलब इसके तहत 18 प्रकार के आएंगे व्यक्ति, उनको इसका योजना का लाभ मिलेगा। 3 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बंबू डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को। बांस यानी बंबू, बांस कुछ इस प्रकार से होता है, जो लोग गांव से जुड़े होंगे डेफिनेटली जानते होंगे बांस क्या होता है। बांस को दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी घास के रूप में भी जानते हैं हम लोग। बांस, बिल्कुल सही सुना आपने, ये पेड़ के रूप में नहीं, ये घास के रूप में गिना जाता है और दुनिया का सबसे लंबा घास माना जाता है ये। बांस का महत्व क्या है? देखो, बांस जो है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे आप अपने आसपास भी, तो बांस से भी बनी हुई बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बांस गरीबों का समझ लो बहुत बड़ा सहारा होता है। गरीब जब रहते हैं, लोग छप्पर रखते हैं या फिर खाट बनाते हैं, बहुत सारी चीजों में, उपकरणों में यूज करते हैं बांस का। इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो बहुत सारे इसके क्राफ्ट भी बनाए जाते हैं। आगे अगर आप देखोगे बहुत जगहों पर बांस का यूज होता है, तो इसलिए इसे सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण का बहुत ही अच्छा धरोहर माना जाता है। इसे अक्सर ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है बांस को।
दोस्तों 2009 में बैंकॉक थाईलैंड में पहली बार विश्व बांस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। उसी के बाद से यह दिवस चर्चे में आया। यह विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है और विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में ही हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एंटवर्प बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष हैं सुजैन लोकास। क्लियर है। अब ये प्रमुख दिवस हैं सितंबर महीने के, इनको आप रिकॉल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे। कहां पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ? तो दोस्तों अभी वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ का चुनावी स्थल है, यहीं से चुनाव लड़ते हैं। तो पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ यहाँ पर अभी आयोजित हुआ है। दिव्यांगजन का महाकुंभ यहाँ पर आप देख सकते हो, महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाराणसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो दिव्यांगजन है, जो दिव्यांगजन होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए एक महाकुंभ है। उनके प्रति जागरूकता पैदा करना, उनको समाज में मुख्य धारा में जोड़ना, उनको सहायता करना या उनकी किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है, उनके क्या जरूरतें हैं, क्या उनके दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनना और उनके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ना, कदम उठाना, इसके लिए यह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के द्वारा यह आयोजित कराया गया था। ये कार्यक्रम 17 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय धरोहर को 41वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, आज से 2 महीने पहले मैंने इसके बारे में एक बताया भी था, एक क्वेश्चन लिया था कि भारत की तरफ से इसे भेजा गया था, इसको रिकमेंड किया गया था कि हमारे हिसाब से शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लेना चाहिए। तो अभी जब बैठक हुई, जब सत्र की बैठक हुई, तो उसमें इसे शामिल भी कर लिया गया। तो ये अब इस प्रकार से भारत का बन गया है 41वां ऐसा धरोहर जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2021 में मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा और रामप्पा मंदिर, इन दोनों को शामिल किया गया था। धौलावीरा गुजरात का, जो हड़प्पा कालीन इकलौता ऐसा हड़प्पा कालीन शहर है जो यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया है, और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। तो इन दोनों को शामिल किया गया था। ये 39वां और 40वां बने थे, तो 2021 में उन्हें शामिल किया गया था। अब 2023 में इनको शामिल किया गया है शांति निकेतन को। शांति निकेतन तो आप जानते ही होंगे, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको स्थापित किया था। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर एक्चुअल रूप में, तो शांति निकेतन की स्थापना तो उनके भी पिताजी ने की थी, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी एक आश्रम के रूप में इसके स्थापित किए थे, लेकिन शांति निकेतन के रूप में, विद्यालय के रूप में इनके बेटे यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया इसे 1901 में इन्होंने स्थापित किया था। 1901 में ये स्थापित किए थे और ये एक बेसिकली समझ लो ट्यूशन टाइप का था। सिर्फ 5 बच्चे पढ़ा करते थे और 5 बच्चों के लेकर के ये शुरू किए, और 1921 आते आते ना ये इतना बड़ा हो गया, ये स्कूल की राष्ट्रीय विद्यालय का इससे दर्जा मिल गया। राष्ट्रीय विद्यालय का इससे दर्जा मिल गया शांति निकेतन को। पश्चिम बंगाल में ये स्थित है और 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय, और प्लस आप समझो कि थोड़ा ख्याति भी बढ़ गई थी भाई। 1914 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी पा गए और नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। तो भाई भौकाल तो मचना ही था। तो इनका 1921 में स्कूल इतना बड़ा हो गया कि ये राष्ट्रीय विद्यालय घोषित कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में ये स्थित है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो, तो अभी सऊदी अरब में आयोजित हुआ था विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र, उसी के दौरान इसे ऐड किया गया है। ये पूछा जाएगा आपसे कि यूनेस्को का अभी ये विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहां आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब में, उसी में इसे शामिल किया गया। क्लियर। एक बात और, अगर पूछा जाए, ये तो भाई 41वां बना है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, अगर आपसे पूछा जाए भाई पहला कौन था भारत का, तो आप बताएंगे पहला एक्चुअली में था नहीं कोई। 1 2 3 4 एक साथ ये चारों को शामिल किया गया। यूनेस्को वाले 1983 में आए भारत में घूमने, 1983 में। ठीक है ना, 1983 में आए घूमने, और ये गए कहाँ? सबसे पहले गए आगरा। ठीक है, आगरा गए तो वहां पर ये देखे ताजमहल देखे, तो वहां से देखे सामने दिख रहा है अकबर का किला। बहुत सही, अकबर का किला और ताजमहल कहे कि लिख लो। उसके बाद ये गए महाराष्ट्र में घूमने, भाई बॉम्बे भी फेमस हुआ करता था। महाराष्ट्र गए घूमने, वहां पर एलोरा और अजंता की गुफा में गए। ठीक है ना, तो एलोरा और अजंता गुफा भी ये कहीं नोट कर लो। तो ये चार जो हैं, ये चार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक साथ 1983 में ऐड किए गए थे। ये भारत के सबसे पहले शामिल होने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर थे। ये जो मैंने कहानी बताई है कि आए घूमने टहलने फहलने, ये फर्जी है, निहायती फर्जी है। ये मैं बना करके आपको बताया हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है ना, चलो इसको सीरियस मत लेना। आगे,
इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो इंडियन बैंक ने अभी दोस्तों आईबी साथी नाम से एक पहल शुरू की है वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए। इंडियन बैंक जो है ये चाहती है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली इनका बढ़े, साथ ही साथ ये ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का अकाउंट खुलवा सके। इसके लिए इन्होंने आईबी साथी नाम से एक पहल शुरू किया है। ये डोर स्टेप सेवाएं भी प्रोवाइड करेंगे, यानी घर घर जाकर के अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, कैंप लगा लगा के अकाउंट खोलेंगे, और भी हर प्रकार से मतलब विस्तार करने की इनका उद्देश्य है। तो इंडियन बैंक ने इसे शुरू किया है आईबी साथी। अब ये साथी का फुल फॉर्म क्या है भाई? कैपिटल लेटर में लिखा है तो कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा जरूर, बिल्कुल होगा। आईबी साथी का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक, आईबी का मतलब इंडियन बैंक, सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइंड टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। ये इनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लंबा है, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के चैनल के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड कराना, ये इनका उद्देश्य होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम को सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवाना। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन, ठीक है। आगे, अब पिछले दिनों में कौन कौन से ऐप, पोर्टल और पहल चर्चे में रहे उनको रिकॉल करेंगे हम लोग। सरपंच संवाद ऐप, ये असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कमेंट करके मुझे असम के राज्यपाल का नाम बता दो। समुद्र नाम का ऐप जो है ये इनक्वाइस ने नाविकों के लिए लॉन्च किया। भारत सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप ये एनएचएआई के द्वारा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने मृत वृक्ष योजना लॉन्च किया। गूगल ने दोस्तों नोटबुक एलएम लॉन्च किया और मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। रिपोर्ट फिश ऐप डिसीज ऐप ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया और राजस्थान सरकार ने पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया। यूपीएजी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने अभी लॉन्च किया था और आईबी साथी इंडियन बैंक ने लॉन्च किया। क्लियर है ना? एक और जरूरी बात दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको आपको ऑफर दिया जा रहा है एमजेटी एजुकेशन की तरफ से। अगर आप आज के दिन कूपन कोड यूज करते हैं गणेशा, GANESHA, इसका कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो आपको आज के दिन मिलेगा 60% का डिस्काउंट। बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट है, समझ लो। 60% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे सभी पेड कोर्सेज के लिए। आप आज जो भी कोर्सेज लेंगे उनके लिए आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो। आप इतना बड़ा ये डिस्काउंट कूपन कोड समझ सकते हो कि अभी राखी जब रक्षाबंधन था तब भी केवल 50% तक का डिस्काउंट दिया गया था, तो उससे भी ज्यादा है ये डिस्काउंट कूपन कोड। और वैसे भी हमारे कोर्सेज जो हैं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, उस पर भी अगर ये कूपन कोड लगाओगे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जीएस सफलता बैच, और यूपी पेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी पेट बैच। बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज वहां पर हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप जाकर के उनको देख सकते हैं। अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए जो भी पसंद है उसे ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, ठीक है। चलिए, तो एमजेटी ऐप पर आपको जाना है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और वहां पर जाकर के लेना। अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसी व्हाट्सएप आइकन को क्लिक कीजिएगा, सीधे पहुंचेंगे हमारे पास, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, हमारे द्वारा ही सारी चीजें इसमें पढ़ाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन था, इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर रख दिया गया है। ये भारतीय सेना के जवान थे और शहीद हो चुके हैं, इनके सम्मान में, क्योंकि ये ऊधमपुर जगह से थे। अब ये ऊधमपुर मतलब ये मत समझिएगा सरदार ऊधम जी के नाम पर ये ऊधमपुर नाम पड़ा था, नहीं। जो सरदार ऊधम थे वो पंजाब के थे। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर नाम का एक गांव है मतलब छोटा कस्बा है समझ लो। तो वहां पर एक व्यक्ति थे कैप्टन तुषार महाजन, तो ये शहीद हो गए हैं। इसकी वजह से इनके सम्मान में यहाँ पर नाम बदल करके रखा जाएगा। इनके इस स्टेशन का नाम कैप्टन तुषार महाजन, नाम क्या होगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी मंजूरी दे दी है। ये 9 पैरा के अधिकारी थे और शहीद हो गए। आगे, किस मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और इनको अभी हाल ही में सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखो एनडीटीवी का आर्टिकल है, एनडीटीवी का आर्टिकल है, ठीक है, देश बदल रहा है। तो एनडीटीवी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए लिखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अवार्डेड विद सिंगापुर टॉप फेलोशिप, ठीक है ना। तो ये सिंगापुर के द्वारा इनको सिंगापुर का टॉप फेलोशिप दिया गया है, जिसको कहते हैं ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, ठीक है। ये सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के, बीजेपी पार्टी से ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और असम के बन गए हैं पहले मुख्यमंत्री इस प्रकार का अवार्ड पाने वाले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? तो देखो डायमंड लीग अभी हुआ और इसमें भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। इस बार चूक गए गोल्ड से, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने हमेशा हम लोगों को गर्व महसूस करवाया हुआ है। ये सिल्वर मेडल जीते हैं डायमंड लीग में इस बार। पिछली बार डायमंड लीग में गोल्ड जीते थे और अभी हाल फिलहाल में ये विश्व चैंपियन बने थे। अगर आपको याद हो, नीरज चोपड़ा अभी विश्व चैंपियन बने थे कुछ दिन पहले ही। तो ये जो है सेकंड स्थान हासिल किए डायमंड लीग में, डायमंड ट्रॉफी में। ये देखिए फाइनल हारे हैं किससे? वलादित से, जाकोब वलादित से। ठीक है, जैकब वलादित से हारे हुए हैं। इन्होंने 83.80 मीटर की दूरी तक भाला फेंका, भाला फेंक एथलीट हैं ये। और सेकंड पर रहे क्योंकि फर्स्ट पर गोल्ड मेडल जीता जैकब वलाडिज ने 84.24 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके। अभी ये जीते थे विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, पिछली बार विश्व चैंपियनशिप में ये सिल्वर जीते थे, इस बार गोल्ड जीते हैं। पिछली बार डायमंड लीग में गोल्ड जीते थे, इस बार इसमें सिल्वर जीते हैं। ठीक है, एक चीज और, ये एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं 2018 वाले में, 2018 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुके हैं, ओलंपिक 2021 जो हुआ था उसमें ये गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक है ना। नीरज चोपड़ा सूबेदार की रैंक पर हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेविस कप 2023 में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से था? तो देखो दो हिंट दिया गया है। एक तो रोहन बोपन्ना के बारे में अगर आप जानते होगे तो वैसे ही पता होगा, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। दूसरा हिंट दिया गया है डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। तो डेविस कप में अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। रोहन बोपन्ना बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं। ये 21 सालों तक खेल रहे थे, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अभी लखनऊ में इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है डेविस कप में। डेविस कप का फाइनल नहीं था, डेविस कप का अभी पहला ही चरण चल रहा था, उसी में इन्होंने हालांकि जीत दर्ज की, अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज की, लेकिन इसी में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। क्योंकि क्या पता कि फाइनल तक पहुंचे टीम या फिर ना पहुंचे, तो ये चाह रहे थे कि एक अच्छा अंत हो, जीत के साथ अंत हो। और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने यूकी भामरी के साथ मिलकर के युगल मैच में जीत लिया। किसको हराया? किसको हराया? मोरक्को को हराया इन्होंने। ठीक है ना, मोरक्को को हरा करके इन्होंने जीता है। तो टेनिस से संबंधित थे। इनका जन्म दोस्तों बेंगलुरु में हुआ था और इनका अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2017 में मिक्स डबल्स में इन्होंने खिताब जीता था। इसके अलावा एशियन गेम्स 2018 में पुरुष युगल में ये गोल्ड जीते थे। ठीक है, मिक्स मैचेस में ज्यादा खेला करते थे, मिक्स में या फिर युगल्स में ज्यादा खेला करते थे। ठीक है, और सिंगल्स में कम इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जो डेली लाइव क्लास होती है शाम वाली, उसको भी ज्वाइन कीजिए। रिवीजन आपका डेली कराया जा रहा है और पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पर भेजी जा रही है। जा करके टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। बहुत लोग पूछते हैं टेलीग्राम का लिंक कहाँ है। देखो लिंक नीचे है, लेकिन कभी कभी लिंक काम नहीं करती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम अपना ऐप ओपन करना होगा, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना, ग्रुप मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सिंपल तरीका है। तो और वहीं पर पीडीएफ आपको लाइव क्लास की मिलेगी, ये डेली करंट अफेयर वाली पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। और मैं फिर से रिकॉल करा दूं आपको, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो गणेशा, तो गणेशा कूपन कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा आज 60% का डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर। तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। ठीक है ना, और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे बताइए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है, तो ये गॉड शिवा की प्रतिमा है। और मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब कैरोलिना बिलावस्कर ने जीता है। आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आज आपको क्या बताना है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की, इसके तहत कितने तरह के कामगार आते हैं? देखो ये चीजें मैंने कल नहीं बताया था, लेकिन मैं पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो उसमें ये चीज मुझे मिला। और ये अगर आप ध्यान से आज की वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी है। तो मैंने सोचा क्यों आपका एक भी सिंगल पॉइंट छूटा जाए। अगर पेपर में वो चीज है तो फिर हो सकता है पूछ लिया जाए इस टाइप से भी क्वेश्चन। तो इसको मैंने यहाँ क्वेश्चन ऑफ द डे में कवर करा दिया है, आप इसका आंसर कीजिए। और बाकी विश्वकर्मा योजना से सारा कुछ तो मैंने कल बता दिया था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।